तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नाउ what is electromagnetic spectrum? The arrangement of various types of electromagnetic radiations in order of their increasing or decreasing wavelength. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है उनको अगर हम लोग वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, देन एक ऐसा पैटर्न बनेगा. इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. स्पेक्ट्रम का वेरी सिंपल एग्जांपल वुड बी विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके जो 7 कलर्स हैं. उसी तरह यहाँ पर जो 7 कंपोनेंट्स है इसका, दैट आल्सो फॉर्म्स अ स्पेक्ट्रम. फर्क क्या है? पिछले बार में इट वाज अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट कलर, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज हम लोग को ध्यान रखना होगा. इन सब का ये वाले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है उनका एनर्जी इज लो, फ्रीक्वेंसी इज लो, बट वेवलेंथ इज हाई. जो लोग राइट हैंड साइड में है उनका एनर्जी इज हाई, फ्रीक्वेंसी हाई और वेवलेंथ इज स्मॉल. ठीक है, ये पैटर्न याद रखना होगा, नहीं तो दिक्कत होगा आगे जाके. हाँ, पता होना चाहिए, पैटर्न याद होना चाहिए. नाउ व्हाट विल बी एटॉमिक स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? एक स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन यूजिंग हाइड्रोजन और यूजिंग एनी अदर एलिमेंट, उसको बोलेंगे एटॉमिक या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हम लोग ऐसा क्यों बोला एटॉमिक या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? इनिशियली जब डिस्कवरी हुआ था तो जो स्पेक्ट्रम बना था वो खाली हाइड्रोजन का ही डिस्कवर हुआ था, किसी और एटम का डिस्कवर नहीं हुआ था. बाद में जाके अदर एटम्स का स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ. तो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अभी स्टडी करेंगे, लेटर ऑन उसको डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे. तो विल स्टार्ट विथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो atomic spectrum is basically the spectrum obtained for a given element. ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है. मतलब हर एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है, कोई भी दो एलिमेंट का स्पेक्ट्रम सेम नहीं होता है. सिंपल लैंग्वेज में इट इज लाइक अ थंब प्रिंट ऑफ एन एलिमेंट. हर एलिमेंट का, जैसे हम लोग का ह्यूमन बीइंग्स का थंब प्रिंट अलग होता है, वैसे हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग होता है. सर तो आइसोटोप्स का भी स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा क्या? वापस से बोलो. सर एक एलिमेंट का आइसोटोप्स का स्पेक्ट्रम सेम होगा कि अलग नहीं, होगा? एटॉमिक मास के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर नहीं. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, रेडी, आगे बढ़े. यस सर. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. पहले एमिशन स्पेक्ट्रम और फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम होता है जब हम लोग को ब्राइट लाइंस मिलेगा कलर्ड या फिर डार्क बैकग्राउंड के ऊपर. तो मान लो एक ब्लैक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर में जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम. लेकिन जब एक स्पेक्ट्रम बनता है ऑन ब्राइट वाइट बैकग्राउंड, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो सुन के अगर दिमाग में एक इमेज बनाओ तो यू विल रियलाइज कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है. क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर. गुड. नेक्स्ट, radiations from emitting source are analyzed by a spectroscope. in case of an emission spectrum, जो रेडिएशन आता है, जिस सोर्स से रेडिएशन आता है, उसको क्या चीज से हम लोग स्टडी करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप. सेकंड, for absorption spectrum, it is observed when white light is passed through the substance and the transmitted radiations are used or studied by a spectroscope.
तो दोनों अगेन देखो ऑपोजिट फेनोमेनन से। और थर्ड वाला पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करो। इट मे बी कंटिन्यूअस और मे बी डिसकंटिन्यूअस, but absorption spectrum is always discontinuous. सर सर हाँ बोलो। हेलो सर, ये सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। दोबारा बताते हैं, देखो सेकंड वाले पॉइंट में क्या है कि द रेडिएशंस फ्रॉम द सोर्स आर एनालाइज्ड बाय अ स्पेक्ट्रोस्कोप। जहां से सोर्स रेडिएशंस आ रहा है, जहां से रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से। और दूसरे केस में क्या है, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं, तो जो व्हाइट लाइट आ रहा है उसको जिस सब्सटेंस के थ्रू पास कराएंगे, मान लो सोडियम में से पास कराएंगे व्हाइट लाइट को, उससे जो रेडिएशन निकला उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। तो पहले वाले केस में जो रेडिएशन आया उसी को स्टडी कर लिया, दूसरे वाले केस में उसको व्हाइट लाइट पास कराएंगे, उसके बाद जब रेडिएशन आएगा उसको स्टडी करेंगे। समझ गया। अब देखो जैसे हम पहले बोला था, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करते हैं। ये वाला चीज तुम लोग के लिए एकदम नया है, तो इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन, तो आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द स्पेक्ट्रम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्सटेंसेस विच एमिट लाइट ऑन एक्साइटेशन। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, हम उसको हीट करते हैं, तो ऑन हीटिंग सोडियम प्रोड्यूसेस कलर्ड वेवलेंथ्स। ये पता है आप लोगों को, कलर्ड लाइट निकलता है सोडियम को हीट करने से। इनफैक्ट हाँ सर, सोडियम, वो फ्लेम टेस्ट। कैल्शियम, हाँ करेक्ट करेक्ट एकदम। तो हाँ बेसिकली सर। बेसिकली हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि जब भी हम लोग एक एलिमेंट को हीट करते हैं तो उसके अंदर में से रेडिएशन निकले ये जरूरी नहीं है, बट कोई कोई एलिमेंट का हीट करने से उनमें से स्पेक्ट्रम निकलता है, एक रेज ऑफ लाइट निकलता है, उसको जब हम लोग स्टडी करेंगे वी गेट अ स्पेक्ट्रम। अब इस लाइन को दोबारा रीड करते हैं। It says it is obtained from the substances which emit light on excitation. For example, sodium का जो हम बताया, that is either by heating the substance or by passing electric discharge. If you remember cathode ray tube बताते वक्त हम बताए थे मेथड में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराएंगे, उसमें हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रखेंगे, उस टाइम पे वो रेडिएशन निकलना शुरू होगा, उसमें से कैथोड रेज बाहर निकलेगा, याद है? हाँ सर। एग्जैक्टली वही वाला चीज का यहाँ पे बात हो रहा है। सर ये तो जो स्पेक्ट्रम निकलता है, फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम ले रहे हैं यहाँ पर, सो इज दिस स्पेक्ट्रम विजिबल टू ह्यूमन आईज और नो, इसको इंस्ट्रूमेंट से? इंस्ट्रूमेंट से देखना पड़ेगा बेटा। पहला चीज तो यही बताया ना, यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब स्पेक्ट्रम देखने का माइक्रोस्कोप, समझा मेरा बात? अच्छा एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। तो एनीवे, एमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है। समझ नहीं आया। हाँ हाँ बोलो बोलो। ऐसा फिर से बताइए ना, समझ नहीं आया मुझे ठीक से। मेरे पास सोडियम लाइट है, सोडियम एलिमेंट है, हम उसको एक कैंडल के ऊपर में रख के गर्म किया, बंसन बर्नर के ऊपर में रख के गर्म किया, तो क्या होगा, उसमें से वेव्स निकलेगा, ब्लू कलर हाँ का सर। लाइट निकलेगा। अच्छा, लाइट नाउ क्यों निकलेगा उससे? अरे सोडियम का फ्लेम टेस्ट नहीं पता तुमको, हीट करने से लाइट निकलता है, वैसे हाँ कैल्शियम सर, को हाँ लिलैक। वो हाँ लाइलैक कलर फ्लेम, हाँ राइट समझ राइट गया राइट। सर। हाँ तो जो लाइट रेज निकला उसको तुम एक स्पेक्ट्रम में से पास कराओ, मतलब एक प्रिज्म में से अच्छा पास कराओ, समझ रहे? उसको तुम बेसिकली क्या कर रहा है, स्प्लिट करने का कोशिश कर रहा है। ओ अच्छा। मेरा बात समझ में आया? हाँ सर समझ गया। हाँ वो जब स्प्लिट करेगा दो तरह का स्पेक्ट्रम बन सकता है, कंटिन्यूअस बन सकता है, डिसकंटिन्यूअस बन सकता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, जैसा हम लोग रेनबो के केस में बात कर रहे हैं, तो 7 लाइट बनता है, 7 कलर का लाइट बनता है, वो सातों लाइट एक दूसरा के संग ओवरलैप कर जाता है। हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, स्पेक्ट्रम का जो 7 कलर्स होता है वो एक दूसरा के ऊपर में ओवरलैप हाँ कर सर, जाता है, हाँ तो देयरफॉर दैट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
लेकिन डिड आई ऑल्सो मेंशन टू यू कि जो बार कोड होता है किसी एलिमेंट का वो पिलर के जैसा होता है, मतलब अलग अलग डिस्क्रीट लाइंस होता है, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो दोनों है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसका है? व्हाइट कलर का। और दूसरा वाला कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वो होता है इट्स लाइक बारकोड। ठीक है, नाउ क्या ये बात समझ में आया? अब देखो व्हाइट लाइट को हम लोग, डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या होगा? अभी हम समझाने के लिए तुमको खाली बारकोड ही बता पाएगा, और कोई एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में अभी बैठेगा नहीं। मतलब यू हैव नेवर सीन अ डिस्क्रीट लाइक बारकोड पैटर्न लाइक अ वैसा बार, होगा। ऑफ कोर्स लाइक अ बारकोड, ऑब्वियसली। बारकोड थोड़ी कोई हाँ। स्पेक्ट्रम है, बारकोड जैसा। नाउ एक प्रिज्म के थ्रू जब हम लोग व्हाइट लाइट पास करते हैं तो प्रिज्म उसको स्प्लिट करके एक बैंड ऑफ 7 कलर्स बनाता है, यस और नो? जिसको हम लोग विजुअल बोलते हैं, और वो कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर वही वाला चीज डिस्प्ले किया है। अब इस चीज को थोड़ा रीड करके कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं। This spectrum consists of limited number of lines. जितना कलर होगा व्हाइट लाइट में उतना ही स्प्लिट करेगा। एंड ईच लाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट वेवलेंथ। सब लाइट का अपना अपना वेवलेंथ है, बोल के ऐसे करके स्प्लिट कर गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एकदम नीचे में रेड का वेवलेंथ है 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग और वायलेट का है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली सब अपना अपना वेवलेंथ के संग स्प्लिट कर गया। जिसका वेवलेंथ कम था वो ऊपर की तरफ चला गया, जिसका वेवलेंथ ज्यादा था वो नीचे की तरफ आ गया। Now, each element has a unique line spectrum. मान लो सोडियम का अलग, कैल्शियम का अलग, हाइड्रोजन का अलग। Did I tell you it is like a fingerprint of a person? तो उसी तरह स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन is an example of line spectrum और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग देखेंगे वो लाइन स्पेक्ट्रम बन गया, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बन गया। अच्छा, तो मतलब जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना है इट विल बी अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना? एकदम करेक्ट, वो ऐसा लाइट के जैसा नहीं बनेगा। ये फिर क्यों डायग्राम बनाया? ये डायग्राम बनाया तुम लोग को समझाने के लिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन के केस में बनेगा, इट विल बी मोर लाइक बारकोड्स। सर हर एलिमेंट का डिसकंटिन्यूअस होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन का? हर एलिमेंट का डिसकंटिन्यूअस होता है और अलग अलग बारकोड होता है। जैसे तुम अगर शॉप में सामान खरीदने गया तो 2 शर्ट खरीदा, मान लो, एक 10 नहीं, 1000 रुपया का, एक 1500 रुपया का। जो 1000 रुपया का शर्ट खरीदा उसका बारकोड अलग होगा और 1500 का अलग होगा ना। हर शर्ट का अलग अलग बारकोड होगा। ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम 2 शर्ट खरीदा, दोनों 1000 रुपया का, सेम कंपनी का, सेम कलर का, उन दोनों का भी बारकोड अलग होगा। पता है ये बात? क्यों अलग होगा? क्योंकि दोनों का सीरियल नंबर अलग है ना। तुमको तो लग वैसे सकता हर है कि दोनों एलिमेंट का का बारकोड आइसोटोप सेम होना चाहिए, बट दो जन का बारकोड हाँ। सेम हो गया मतलब तुम सेम सामान 2 बार खरीदा, तब फिर वो लोग सीरियल नंबर कैसे मैच करेंगे? हर एलिमेंट के संग तो, हर सब्सटेंस के संग तो एक सीरियल नंबर अटैच्ड होता है ना, समझा? तो वो बारकोड में उस एलिमेंट का या उस सब्सटेंस का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अच्छा। जैसे कुछ स्कूल्स में हर स्टूडेंट का अटेंडेंस कार्ड पंच करके लिया जाता है। किसी किसी स्कूल में स्टूडेंट का अटेंडेंस थंब प्रिंट से लिया जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, इनफैक्ट ऑफिसेज में तो लिया जाता है, ये तो तुम लोग को पता ही होगा। या फिर जब गाड़ी को हम लोग लेके पार्किंग लॉट में जाते हैं तब स्कैन करते हैं उस कार्ड को। तो उस कार्ड में उस गाड़ी का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। सारा मतलब जो उन लोग को जरूरत है। स्टूडेंट के केस में उसका नाम, उसका इमरजेंसी फोन नंबर, उसका पर्सनल मोबाइल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका ब्लड ग्रुप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो जो इन्फॉर्मेशन स्कूल को चाहिए। ठीक है, उसको में 10 और 12 का मार्क्स नहीं रहता, चिंता मत करना। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, ये जगह समझना होगा। ये जगह इसलिए समझना होगा कि हाइड्रोजन इज अ गैस, इट इज नॉट अ मेटल लाइक सोडियम की हीट किया तो रेज निकलेगा, राइट? इट इज अ गैस। तो गैस को हम लोग आग नहीं लगा सकते है ना। गैस को क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराएंगे। जैसे वो सीआरटी का बात किए थे ना लास्ट, कैथोड रे ट्यूब। सो देखा गया है कि जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये वाला जगह पढ़ो, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मेनी आइसोलेटेड शार्प लाइंस।
आइसोलेटेड मतलब अलग अलग शार्प लाइंस, तो बेसिकली बहुत सारा पिलर बन जाएगा। जैसे समझ रहे मेरा बात, बहुत सारा रेलिंग्स जैसे नहीं होता है, ग्रिल का जो शैडो जमीन पे पड़ता है जैसा दिखता है, कुछ कुछ वैसा दिखेगा। The wavelength of the different lines show that these lines are in visible, ultraviolet and infrared regions. जो wavelength आया ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, वो दिखाता है कि wavelength are corresponding to visible light, ultraviolet and infrared lights. बात समझ में आया? इनका wavelength उस रेंज में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हाँ सर। बुक आ गया ना वापस? ओके। हम कौन सा लाइन एक्सप्लेन करने वाले थे? हाँ ये रहा, नीचे वो ये वाला लाइन था। वहां पे ये लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ देखा गया है कि हम लोग जिस रेज का बात कर रहे हैं वो विजिबल, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, इन तीनों रेंज में उनका वेवलेंथ है। समझ में आया? स्केल हो गया ये। नहीं समझा, हम क्या बोला? एक स्पेक्ट्रम देखने स्केल हो गया मतलब। काइंड ऑफ, हाँ हाँ बोल सकते हैं। तो अब देखा गया कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना वो 6 अलग अलग स्पेक्ट्रम में के कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा देर बाद हम लोग और डिटेल्स में बताएंगे, बट एक बार खाली नाम समझ लो। देयर इज समथिंग नोन एज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चे, ब्रैकेट, फंड, हम्पी। These are the different series available to us. Now, कौन सा किस रीजन में होता है समझ लेते हैं। अभी तुम लोग के लिए खाली नाम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम लोग थोड़ा देर बाद में आएंगे। लाइमन सीरीज होता है अल्ट्रावायलेट रेज का रेंज में, बामर होता है विजिबल रेंज में, बाकी सारा होता है इंफ्रारेड में, हम्पी भी इंफ्रारेड में होता है, उसका लास्ट की तरफ में होता है, एकदम एंड की तरफ। ऑल्दो लास्ट वाला जो केस है हम लोग के वो ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग के केस में पहला वाला ही 5 काम में आएगा। ठीक है, लाइमन ब्रैकेट पास्चे, लाइमन बामर पास्चे ब्रैकेट फंड, ये पी साइलेंट है। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। बोलिए सर। सर व्हाट डू वी गेन फ्रॉम सीइंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट? अभी उसी पे आएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी हम लोग खाली ये समझ रहे हैं कि स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का काम क्या होता है थोड़ा देरी में आएंगे। अभी सर लास्ट ऑफ इंफ्रारेड रे क्या हुआ? मतलब फार इंफ्रारेड रीजन, मतलब उसके एकदम एंड की तरफ जो रे आएगा उसका। हाँ, उस रे का तो एक वेवलेंथ होगा ना। यहाँ पे देखो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, सब कोई कंफर्टेबली इस रेंज में था। जो लास्ट वाला था वो इंफ्रारेड की इस बॉर्डर लाइन में आ गया, मतलब टुवर्ड्स माइक्रोवेव्स आ गया। वो लोग ये बोलना चाहते हैं। क्या मेरा बात क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, नाउ रिट्ज-पुल के एक साइंटिस्ट था, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। वो बोला कि 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 और n2 क्या है ये समझो। इस चीज को हम लोग आगे जाके डिटेल्स में और स्टडी करेंगे। अभी एक बार मैकेनिकली थोड़ा सा समझ लो कि n1 इज अ शेल, n2 इज अनदर शेल। तो मान लो देयर इज अ न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में 5 शेल है, 1 2 3 4 5 K L M N P ऐसे करके अलग अलग शेल्स है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से जंप करके 4th शेल पे चला गया तो n1 को हम लोग बोलेंगे 2 और n2 को बोलेंगे 4। क्या मेरा बात समझ में आया? हाँ, कौन सा शेल से कौन सा शेल? एग्जैक्टली, कौन सा शेल से जंप करके कौन सा शेल में गया, दैट इज n1 एंड n2। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से जंप करके 5th शेल में गया तो n1 क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट शेल से 5th शेल में गया तो व्हाट इज n1, व्हाट इज n2?
N1 is 1 and N2 is 5. Very good. N1 is 1 and N2 is 5. That's all I am trying to confirm यहाँ पर. Now वेवलेंथ वाला फंडा क्या हुआ? तो हम ये बोलना चाहते हैं कि try to understand this diagram. एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग बहुत सारा शेल्स है. हाइड्रोजन एलिमेंट का बात करते हैं. क्या सब कोई सुन रहा है? हाँ सर. क्रिश? हाँ सर, हाँ सर. रुंगता? एकदम सर. ओके. तो हाँ, हाइड्रोजन एलिमेंट, हम उसको हीट किया तो N1 कितना है? 1. 1. वेरी गुड. मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, हम उसको थोड़ा सा हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ तक जाएगा सेकेंड शेल में. तो अब N2 कितना हो गया? 2 हो गया. वेरी गुड. हम ज्यादा हीट दे दिया तो कहाँ चला जाएगा? 3. अगर हम और हीट दे दिए? 4. मेरा बात समझ पा रहे हैं? हाँ. वो जो हीट हम दिया उस हीट को एब्सॉर्ब करके मेरा इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम फर्स्ट शेल टू आइदर सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, डिपेंड्स अपॉन कितना एनर्जी हम उसको दिया. इट इज लाइक कि तुम्हारे पास फ्रीडम है 5 दिन के लिए वेकेशन में जाने का, ठीक है? तो अब डिपेंडिंग अपॉन द खर्चा पानी दैट यू गेट, द एनर्जी दैट यू गेट, कितना दूर जाएगा वो डिपेंड करेगा. अगर पापा 500 रुपया दिया तो तुम कहाँ जाएगा? पड़ोस का समोसा का दुकान में जाएगा. अगर पापा 5000 रुपया दे दिया तो कहाँ जाएगा? मंदारमनी चला जाएगा. पड़ोस का रेस्टोरेंट में जाएगा. अगर पापा 50,000 रुपया दे दिए तो किधर जाएगा? तो आईटीसी में जाएगा. आईटीसी में जाएगा. थोड़ा कलकत्ता के बाहर जा भाई. अरे नहीं सर, 50,000 कलकत्ता के बाहर जाएगा तो आधा तो खर्चा हो जाएगा. और अगर पापा 5 लाख दे दिया तो सीधा लंदन पहुंच जाएगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट. सपना से उठ जाएगा सर, सपना खत्म हो जाएगा मेरा. हाँ बस फिर तब तक सपना खत्म, वापस आ जाओ. अब फिर पापा डंडा मारेगा. अरे हम लोग का पूरा हो गया था. स्कूल ट्रिप से हम लोग को लेके गया था. कहाँ गया था? चाइना? सपना ही दिखाने लग गए. गोवा. स्कूल ट्रिप से गोवा. तो देखो तो सपना दिखा दिए रात को वैसे. अब जो आप सही बोले थे गजब वाले. अच्छा ठीक है. हाँ बोल. नहीं ठीक है. अरे ट्रैक पे आ जा भाई. तो हम लोग फर्स्ट शेल से जंप करके किस शेल पे जाएंगे वो डिपेंड करेगा अपॉन द एनर्जी दैट वी रिसीव. लेकिन जब तुम अपने घर से पड़ोस का दुकान में समोसा खाने गया शर्मा टी में, तब तुम में खुशी होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा. अगर तुम आईटीसी में चला गया, आई मीन यू नो एंजॉय करने के लिए, तो तुम में खुशी होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब रेडिएशंस निकलेगा, थोड़ा ज्यादा निकलेगा. अगर तुम गोवा पहुंच गया तो फुदक के जाएगा, एकदम उछल के जाएगा, उल्लास से भरा हुआ होगा एकदम. तो एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहेगा, वेवलेंथ निकल ही जाएगा तुम्हारे बॉडी में से. और अगर कल को तुम लंदन पहुंच गया तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बावला हो जाएगा तुम. और समझो वो जगह लास वेगास है, तब तो हो ही गया. तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी दैट यू गेट यू विल एमिट रेडिएशंस. क्या ये बात सही है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरा शेल जंप करेगा और वो दूर का शेल होगा, वो वेवलेंथ ऑफ एनर्जी एमिट करेगा. इसीलिए ये वाला फॉर्मूला है. क्या मेरा बात समझ में आया? Sir, can we say कि energy is proportional to radiation? अभी वो सब नहीं बोलेंगे. वो डिस्कवर करने में बोर एंड उसके भाई लोग को बहुत साल लगा था. ऐसे तुम 2 मिनट में डिस्कवर कर लेगा तो बात गलत हो जाएगा. ठीक है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे. थोड़ा देरी में बात करेंगे, आई प्रॉमिस. अभी नहीं करेंगे. ठीक है, अभी खाली मैकेनिकली चीजों को समझो कि देयर इज एन एटम. फर्स्ट शेल में तुम एनर्जी दिया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके सेकंड शेल में चला गया, और एनर्जी दिया, थर्ड में चला गया, ज्यादा दे दिया, फोर्थ में चला गया. जितना दूर जाएगा उतना वेवलेंथ लेके उछल के वो चला जाएगा. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम बोला पापा 5000 दिया तो तुम यहाँ पर गया, 50,000 दिया तो यहाँ पर गया, 5 लाख दिया तो यहाँ पर गया, एंड सो ऑन. अगर पापा 3.5 रुपया देगा तो तुम कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, वहीं रहेगा, अपने घर में बैठा रहेगा. वेरी गुड. तो तुम जाने का कोशिश किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वापस घूम के घर में आ गया. क्या मेरा बात समझ में आया? इसका सिग्निफिकेंस हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे. पापा अगर तुमको 45 रुपीज दिया तो तुम क्या करेगा? थोड़ा आगे जाने का कोशिश करेगा, बट घूम के कचौड़ी का दुकान में आ जाएगा, शर्मा टी में आ जाएगा वापस. अगर पापा
50,000 से थोड़ा ज्यादा दे दिया, मान लो 1 लाख रुपया दे दिया, तो तुम क्या करेगा? यहाँ तक जाएगा लेकिन घूम के इधर आके रुक जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हाँ सर। जब तक वो एग्जैक्ट अमाउंट तुमको नहीं मिले, तुम अपना बाउंड्री क्रॉस करके वापस निकल तो सकता है, लेकिन अपने घर में वापस आके तुमको बैठना पड़ेगा। मैक्सिमम जो डिस्टेंस। सर ये क्वेश्चन था सर। बोल भाई। सर ये हाइड्रोजन गैस में हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दे रहे हैं? एक्चुअली हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे हीट नहीं कर रहे हैं, उसका एनर्जी लो कर दे रहे हैं। लो एनर्जी और टेम्परेचर ज्यादा, उसको हीट करना नहीं बोलेंगे, उसी को अच्छा। डिस्चार्ज बोलते हैं। समझो, एक तो होता है हीट करना। हीट करना मतलब होता है कि तुम उसको एक गैस के ऊपर रख दिया या बंसन बर्नर के ऊपर रख दिया, दैट इज कॉल्ड हीटिंग। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं दैट इज नॉट हीटिंग, दैट इज डिस्चार्ज। मतलब उसका प्रेशर कम कर दिया, उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा। मतलब समझ रहे हैं मेरा बात? तो गैसेस मूव हाँ करते हाँ हैं बहुत जल्दी और कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो उड़ उड़ के चला जाएगा एक जगह से दूसरा जगह। फॉर एग्जाम्पल तुम कैरम खेल रहे हैं, अगर कैरम खेलते वक्त तुम बोर्ड के ऊपर में थोड़ा पाउडर डाल दिया, तो जो स्ट्राइकर है और जो डिफरेंट डाइसेस है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा बोर्ड पे, तो तुम बेसिकली फ्रिक्शन कम कर दिया ना। यहाँ पर भी सेम चीज है, तुम एयर हटा दिया, वैक्यूम कर दिया, तो फ्रिक्शन कम कर दिया। कोई हाँ डाउट? सर समझ गया। गुड। तो लायमन सीरीज, अब याद है हम लोग थोड़ा देर पहले लायमन सीरीज का बात किए थे। लायमन सीरीज वो है जहां पर n1 का वैल्यू हमेशा 1 है, मतलब तुम फर्स्ट शेल से जंप करके किसी और हायर शेल में गया 2 3 4 5 में। क्या मेरा बात समझ में आया? बामर सीरीज तब बनेगा जब तुम सेकंड शेल से जंप करके किसी और शेल में गया। तो लेट मी कम बैक टू दिस अगेन। अच्छा, N1 डिपेंड करेगा कि कौन सा सीरीज है। वेरी गुड, वेरी गुड। और n2 हैज टू बी ग्रेटर देन n1, क्योंकि भाई अगर तुमको एनर्जी मिलेगा, अगर पापा पैसा देगा, तो तुम घर के बाहर ही जाएगा ऑब्वियसली। सर प्रोवाइडेड एनर्जी मिल रहा है ना, हाँ, जब प्रोवाइडेड एनर्जी पॉकेट मनी दे रहे हैं, पॉकेट मनी नहीं दिया तो बैठा रहो घर में। बाकी सर अभी देगा भी तो भी फायदा नहीं। अभी का तो बात छोड़ यार। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तुम उसको एनर्जी दिया, बहुत सारा एनर्जी दिया, वो जंप करके बाहर चला गया। तुम उसको और ज्यादा एनर्जी दिया, वो जंप करके और दूर चला गया। नाउ वो था n इक्वल टू 2 में, मतलब n1 का वैल्यू 2 था, तो हम लोग सीरीज को बोलेंगे बामर। अगर वो यहां से जंप करके जाता कहीं और, तो हम लोग बोलते लायमन सीरीज है। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। गुड। सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पीछे भी जा सकता है क्या? वो तो आप बताए कि N2 should be greater than N1, but can it go back? Yes it can, yes it can। वो कब हम लोग अगेन थोड़ा देर बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा बता देते हैं कि कब। वो तब जाएगा जब मान लो तुम जाके बैठा हुआ आईटीसी में और पापा अचानक से वहां पहुंच गया, तुम्हारा पॉकेट मनी अपने पॉकेट में डाल के वापस आ गया। अब तुम क्या करेगा? वापस घर चलोगे। बंद होएगा। तो अच्छा, बेसिकली अगर एनर्जी कम हो गया तो वापस एक्सीलेंट, अगर तुम एनर्जी कम कर दिया तो वापस जंप करके सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में है, तुम उसका एनर्जी रिलीज कर दिया, निकाल दिया, ऐड नहीं किया, चुरा लिया उसमें से एनर्जी, ठंडा कर दिया उसको, तो वो बेचारा वापस अपना घर में आ जाएगा। बात समझ में? गुड। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो भी बनेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम देगा? बैंड स्पेक्ट्रम, मतलब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है। नाउ बामर, ब्रैकेट, पास्चे, फंड आर ऑल फाउंड इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। इस केस में सारा केस ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो, the radiations from a continuous source like a hot body containing the quanta of all wavelengths pass through a sample of hydrogen gas. Then the wavelengths missing in the emergent light gives dark lines on those bright background. हम क्या बोला था? This is exactly the opposite of what was happening. तो यहां पर तुम कुछ रेडिएशंस प्रोवाइड किया। कहां से प्रोवाइड किया? फ्रॉम अ हॉट बॉडी।
एक कंटिन्यूअस सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड किया, वो एनर्जी तो कभी भी देखो, कभी भी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स। मतलब पापा अगर तुमको 500 रुपया दिया तो 500 रुपीज का नोट दिया होगा, राइट? So there are 5 discrete notes of 100 rupees each. It cannot be a continuous flow of 500 rupees. Am I correct? तो कुछ कुछ bundles of cash है ना, उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा मतलब छोटा छोटा यूनिट्स rather than continuous value। ठीक है, छोटा छोटा यूनिट्स का समेशन ना, मतलब सब नहीं मिला के। नहीं नहीं नहीं, हर छोटा यूनिट इज नोन एज अ क्वांटा। ओके, ठीक है, The unit of what? एनर्जी हम लोग के केस में। ठीक है, तो वो हम लोग पास कराया थ्रू हाइड्रोजन गैस। देन द वेवलेंथ मिसिंग इन द इमर्जेंट लाइट, मतलब हाइड्रोजन के थ्रू जब उसको पास करवा रहे थे तो कुछ वेवलेंथ गायब हो गया, मिसिंग हो गया। वो वेवलेंथ जो मिसिंग था, जब हम लोग उसको एक स्पेक्ट्रम के थ्रू देखने गया तो मिसिंग स्पेक्ट्रम्स वर डिनोटेड बाय डार्क लाइंस। बाकी तो पूरा कंटिन्यूअस था, वाइट बैंड था, उसमें कुछ डार्क लाइंस आ गया। वो डार्क लाइन किस लिए आया? बिकॉज ऑफ सर्टेन मिसिंग वेवलेंथ्स। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो कुछ वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, I'll give you 1 minute, quickly go through this example. देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा विच इज E इक्वल टू एच म्यू। E इज द एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये रहा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, और म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो बेसिकली E विल बी इक्वल टू एच म्यू या फिर H इंटू सी बाई लैम्डा। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन में देखो मेरे को दिया हुआ है वायलेट कलर का वेवलेंथ और रेड कलर का वेवलेंथ। तो हम लोग दोनों केस में E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा निकालेंगे। एकदम स्पीड ऑफ लाइट पता है, H पता है, लैम्डा का 2 वैल्यू पता है, तो हम लोग दोनों का अलग अलग वेवलेंथ निकाल देंगे। ठीक है, मतलब दोनों केस में हम लोग को बेसिकली वैल्यूज मिल गया, मिसिंग वैल्यूज मिल गया। नाउ एनर्जी नोट कर लो दोनों का। फाइनली मेरा जो फोटोन है उसमें पूछा है किसका एनर्जी ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देख के पता चल जाएगा। देखो दोनों का ये वाला वैल्यू इज 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19। वैल्यू किसका ज्यादा है? 4.96, एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच कलर? वायलेट कलर। तो वायलेट कलर हैज हायर एनर्जी। बात समझ में आया? चलिए एक फोटॉन का बोल रहे हैं ना? हाँ, एक फोटोन का। कोई कुछ बोला क्या? फिर से बताइए ना प्लीज। तो देखो हमको पता है E का फॉर्मूला होता है एच म्यू। ये एक नया फॉर्मूला है, हम लोग थोड़ा सा बाद में जाके फॉर्मूला करेंगे। तो फॉर्मूला है E मतलब एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। नाउ म्यू के जगह हम लोग C बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। हाँ सर। फॉर्मूला बन गया H इंटू सी बाई लैम्डा। अब मुझे दो अलग अलग लाइट दिया हुआ है, दोनों का वेवलेंथ पता है। तो अगर दोनों का वेवलेंथ पता है तो इस फॉर्मूला में डाल के दोनों का एनर्जी निकाल देंगे। क्वेश्चन में पूछा है किसका एनर्जी ज्यादा है, बस इतना। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। समझ गया सर। हाँ ठीक है। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे विद क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आई सेंड यू अनदर लिंक इन 1 मिनट। ठीक है।